जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपको बेटा आवाज़ आ रही है? जी, कल आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था यार। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। रैपी लिमिटेड समथिंग कंप्लीट कर लिया सबने? सिमिलर ही था यार, वो जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वाला घर से रिवाइज करने को कहा था। कोई इशू तो नहीं आया उसमें? एनी क्वेश्चन इन दिस, एनी कंफ्यूजन इन दैट क्वेश्चन? चलें फिर आगे चलें। पेज नंबर 153 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 एंट्रीज वाला हो रहा था। उधर से आ जाए, स्टार्ट करें। भी नहीं देखना रहा, कैमरा नहीं चल। वॉल्यूम 2 पे निकालें, पेज नंबर 153 पे आ गया था शायद। एक नजर रिवाइज करें कहाँ तक हुआ था ये सवाल। लास्ट पॉइंट की वर्किंग कर ली थी हमने, सेकंड लास्ट पॉइंट 70%। चलें करनी, बताएं क्या रह गया, क्या करना। जहाँ तक किया था वो क्लियर है। वो रिवाइज कर ली मैंने, 2-3 क्वेश्चंस किए थे प्रोसेस कॉस्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस किए थे रिवाइज करने को, ताकि ये जरा 70% कंप्लीट जहन में आ जाए। इधर ही मिनट। चलें सर, पर अगली एंट्री लिखें। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करें। फिनिश गुड्स की एंट्री रह गई थी ये 20,000 वाली। फिनिश गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स 202 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 202 डेबिट, सॉरी क्रेडिट। 20,000 की अमाउंट कैलकुलेट हो गई थी। बाकी जो 21,000 था वो तो फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, लेजर में एज अ सीडी बैलेंस आ जाएगा। ठीक हो गया। ये एंट्री कर ली। देन कर ली नेक्स्ट एंट्री, एक्चुअल की करें और फिर अंडर ओवर अप्लाइड का डिसीजन लें। वो ऊपर अप्लाइड वाली एंट्री कर ली थी, एक्चुअल की फिगर अलग दी हुई थी 4 मिलियन। करें इसकी जरा फाइनल एंट्रीज करें। जी 4 मिलियन एक्चुअल,
जी ठीक है जी, अंडर अब्जॉर्ब्ड आ जाएगा शायद। फैक्ट्री एवरेज डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट 4 मिलियन। आवाज मेरी ठीक आ रही कंडी, बताइए जरा। बस ठीक है, चलें। सॉरी, मुझे लगा था शायद सही नहीं आ रही। ये 4 मिलियन फाइनल करें जी सारे। अंडर ओवर अब्जॉर्ब की एंट्री लिखें और अमाउंट बताएं। 3250 अब्जॉर्ब हुआ था पहले वर्क इन प्रोसेस 1 और 2 में, 101 एंड 102 में, 202 में। बताएं, फिगर बताएं काइंडली। 4 मिलियन एक्चुअल है, 3250 अप्लाइड है, डिफरेंस 750 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था शायद, ऊपर ढूंढने जरा पॉइंट नंबर 1, पिछले पेज पे शायद आपके पास फर्स्ट पॉइंट जो पिछले पेज के एंड पे था। कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट होनी है, ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल। बना ले एंट्री। फाइनल एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। ठीक है बेटा, ओके। तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कहीं? एनी क्वेश्चन एनीवेयर? चलें फिर आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। आवाज ठीक है ये? क्वेश्चन नंबर 3 अब थोड़ा सा टफ है, साथ साथ रहिएगा, पहले पढ़ लेते हैं जहां तक जो बात समझ आ जाए, बाद में फिर सारी फिगर्स लिखते हैं इसकी। रिक्वायरमेंट वही है, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2018 की एंट्रीज करनी है। फर्स्ट लाइन से डाटा पढ़ना। RI Limited is engaged in the manufacture of spare parts for industrial machines. RIL receives bulk orders from its customers. And follows job order costing, वही same words repeat हो रहे हैं। Contracts मिलते हैं फिर उनकी costing की जाती है। Following data pertains to two of the jobs which were started in the month of February. दो jobs जो फरवरी के महीने में स्टार्ट हुई, उनसे रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। साइज ऑफ द जॉब ऑर्डर यूनिट्स में दिया हुआ है। FO1 जॉब, FO1, FO2 5400 एंड 3600 रिस्पेक्टिवली। लेबर आवर्स यूज्ड हैं, फिर रेट, लेबर रेट पर आर दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर चाहें तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी। फिर 4 पॉइंट्स लिखे हुए और तरतीब में ABCD। ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब्स required 24 kgs of raw material S40। एक रॉ मटेरियल का नाम है, हर यूनिट को बनाने में 24 kg चाहिए। दोनों जॉब्स में से जो भी यूनिट है, बोथ जॉब्स, ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब्स। परचेज प्राइस ऑफ S40 वाज, रॉ मटेरियल के एक परचेज प्राइस के केजी की प्राइस दी हुई है 30। नेक्स्ट वो कहता है इन्वेंट्री ऑफ S40 एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मंथ वाज 2940 एंड 1740 रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग दिया हुआ इन्वेंट्रीज का, ऑब्वियसली ओपनिंग एंट्रीज तो नहीं होनी, लेकिन पॉइंट ए से शायद हम क्वांटिटी कंज्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनमें से हर यूनिट को 24 kgs रिक्वायर्ड है। ठीक है,
तो शायद यहाँ से कंज्यूम्ड आ जाएगा और फिर ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल देख के शायद परचेज की एंट्री भी बना सकते हैं। ये ज़रा रिलेट करें ज़रा दोनों पॉइंट्स आपस में। ठीक है, क्या ख्याल है? पॉइंट ए में कंज्यूम्ड आ जाए और बी पॉइंट में फिर ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल की अमाउंट्स के बेस पे हमारे पास परचेजेस आ जाएंगी। सही है, समझ आता है? देन उसके बाद सी पॉइंट है जी, वेजेस वर पेड ऑन 28 फरवरी। 28 फरवरी, फरवरी का महीना है, आखिरी दिन वेजेस पे हो जाती हैं। लेकिन फिर इसमें एक नई चीज़ बीच में ऐड हो रही है, इनकम टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम द वेजेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 5 लाख विच वुड बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी इन द फॉलोइंग मंथ। सैलरी में से, वेजेस में से अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स भी डिडक्ट होता है। तो 5 लाख टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है और फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी मीन्स गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा होना है उसने। लेकिन फॉलोइंग मंथ मीन्स अगर फरवरी का है तो मार्च में पे होना है। इट मीन्स फरवरी के एंड में फिर वो टैक्स पेएबल होगा। तो इसकी भी फिर मैं एंट्री भी आपके सामने रखता हूँ। बेस कंपनी ने अगर एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी हो तो टैक्स काट के सैलरी दी जाती है अगर टैक्स एप्लीकेबल हो तो। ये बात पता है किसी को? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या तो पढ़ लिया होगा आपने या पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा आइडिया मेरे ख्याल हो गया होना है अब आप लोगों को। अगर टैक्स पढ़ भी रहे होंगे तो अभी तक हो गया होगा कुछ। चलिए नेक्स्ट आते फिर। देन वो कहता है जॉब FO1 वॉज इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब यूनिट्स अभी बन रहे हैं, शायद कंप्लीट नहीं हुए, नेक्स्ट पीरियड में शायद कंप्लीट होंगे। However, job FO2 was completed during the month of February and finished goods were sent to warehouse. फिनिश गुड्स बनी, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया, फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी टू द कस्टमर 500 यूनिट्स वर बैडली डैमेज एंड देयर रियलाइजेबल वैल्यू वाज 50% ऑफ द कॉस्ट। कल भी इसी तरह का पॉइंट आया था, 160 यूनिट्स डैमेज हुए थे, तो उसकी एनआरवी जिस तरह दी हुई थी यहाँ भी 500 यूनिट्स जो डैमेज हुए इनकी एनआरवी दी हुई है। तो इसकी फिर मैं एंट्री एक दफ़ा दोबारा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लास्ट पैराग्राफ है क्या जी, टोटल लेबर आवर्स यूटिलाइज ड्यूरिंग द मंथ वर 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स का फिर एक अप्लाइड रेट दिया हुआ बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। तो अप्लाइड फिगर आ जाएगी यहाँ से, अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स was charged to cost of sales at the month end, and total actual factory overheads amount to rupees 11,000, out of which 40,000 were fixed। 11 मिलियन का एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्सपेंस दिया हुआ है, 40% फिक्स है, अगर जरूरत पड़ी तो सोच के फिर 60% हम वेरिएबल निकाल सकते हैं। ठीक है, या बात समझ आ गई? लास्ट पैराग्राफ में आर्स दिए में, अब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ फैक्ट्री ओवरहेड्स का, अंडर ओवर अप्लाइड का ट्रीटमेंट बताया हुआ है, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए उसका फिर 40% फिक्स बताया हुआ है, विच मीन्स 60% फिर वेरिएबल हो जाएंगे। चलें रजिस्टर खोलें। जिस तरतीब से डाटा दिया हुआ ना क्वेश्चन में, उसी तरतीब से कोशिश करेंगे क्वेश्चन करें, ताकि अगर कोई चीज़ सीक्वेंस में ज़रूरत पड़े तो उसको हम फाइंड आउट कर सकें। तो जिस तरतीब से डाटा है उसी तरतीब से इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ मिस होने का भी चांस ना रहे, अनलेस ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ उस सीक्वेंस में है नहीं तो उसकी अगर वर्किंग कहीं आगे से करनी पड़ेगी तो देख के करते हैं। रेडी है सारे? बिजनेस नेम वगैरह लिखना समझ के कीजिएगा सर, हर एंगल से बात फाइनल होनी चाहिए। वैसे तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग के ज़मानों से ये डबल एंट्रीज अब स्टार्ट हुई हुई हैं। क्वेश्चन का डाटा देख के बताएं, सबसे पहले सीक्वेंस में क्या चीज़ आ रही है, सारा तरतीब से देख के बताएं सीक्वेंस में। पार्टिसिपेशन रखनी है प्लीज़ करनी सबने। जी बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले हमें लेबर आवर्स दिए हुए हैं और लेबर रेट दिया हुआ है, तो वहीं से स्टार्ट लेते हैं। यूनिट्स के एंगल से तो यूनिट्स की एंट्री नहीं है, बाकी फिर आगे चल के देखते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस अभी डेबिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस FO1 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस FO2 डेबिट,
एंड इफेक्टिव पे रोल क्रेडिट, कुछ एंट्रीज होपफुली अब आपको याद होगी होंगी यार। ये जिस सीक्वेंस में डाटा दिया उस सीक्वेंस में करें। मैंने ये नहीं कहा कि पहले मटेरियल करें, लेबर करें, ओवरहेड्स करें। जिस तरह डाटा दिया हो उसी तरह करें। जब जरूरत पड़ेगी तो अकॉर्डिंगली फिगर्स सॉल्व कर लेंगे। तो डेफिनेटली चाहें तो सीक्वेंस उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि जिस तरीके तरतीब से डाटा अगर उसी तरह कर लें तो वो ज़रा स्किप होने का खतरा कम है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े कोई अगली चीज़ ढूंढने की, वो ढूंढ लेते हैं साथ साथ। तो 27,500 मल्टीप्लाई बाय 360, सिमिलरली 21,600 मल्टीप्लाइड बाय 400। जी अमाउंट्स बता काइंडली अपने फाइनल करनी है जी। मेरा ख्याल है, चेक कर लीजिएगा प्लीज़ फिगर्स। ये मिल गया डाटा 9900 8640, और दोनों को मिला के फिर हो जाएगा 18540। जॉब से रिलेटेड आज दी हुए और रेट पर आज दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली हमारे पास रिस्पेक्टिव कॉस्ट की फिगर आ जाएगी। स्पीड अप हो रहे हैं, स्लो जा रहे हैं बहुत। ये समझ आ गई प्लीज? आगे चलो। देन उसके बाद पॉइंट ए पढ़े नीचे। पॉइंट ए में ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब रिक्वायर 24 kgs। तो यहाँ से हमें अब पर यूनिट केजीज पता चल गए और एक केजी का रेट भी पता चल गया। तो यहाँ से शायद हम रॉ मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ें ज़रा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज अब ढूंढना। F1 में आ जाएगा 5400 यूनिट्स है इसके। 5400 यूनिट्स ऊपर और 3600 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली दिए हैं। लेकिन हर जॉब, ईच जॉब, बोथ जॉब्स का हर यूनिट जो है वो 24 kgs लेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 24 kgs। अब यूनिट्स मैंने लिए हैं, मल्टीप्लाई बाय केजीज की है, तो यहाँ से केजीज आ जाएंगे और देन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 30 रुपीज पर केजी रेट दिया हुआ है। और से देखिएगा प्लीज डाटा। और सिमिलरली जो जॉब F2 है उसके 3600 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 24। ईच बोथ जॉब्स का हर यूनिट जो है 24 केजी ले रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय 30, सॉरी 300 ही 30। और इसके अगेंस्ट पर मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। तो 5400 इंटू 24 इंटू 30, मेरे ख्याल फिगर्स चेक कर लीजिएगा प्लीज कीजिएगा। 3888 शायद बनता है मटेरियल, 2592, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो 6480 मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? सारा डाटा मिल गया? कहाँ कहाँ से उठाया मैंने? देन बीच में पॉइंट नंबर 2 ले आए, बी। उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग S40 रॉ मटेरियल की अमाउंट्स बताई हुई हैं। तो अब अगर हम अपनी सेंट्री पर गौर करें, जो भी कि हमने तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, तो काइंडली वहां से फिर एक लेजर सॉर्ट बना लें, जरा परचेजेस की फिगर आ जाएगी। चेक करें जरा। तो रॉ मटेरियल S40 के एंगल से एक लेजर बन जाएगा। थाउजेंड्स में इस वक्त मेरे ख्याल में डाटा लिख रहा हूँ, रुपीज इन थाउजेंड्स ऊपर लिख लिया करें। ओपनिंग है 29540, क्लोजिंग है 1740। देन उसके बाद फिर वर्क इन प्रोसेस में
F1 के एंगल से अगर मैं लिखूं मटेरियल अकाउंट क्रेडिट तो 8333 था, सॉरी 3888 था, और वर्क इन प्रोसेस F2 में 2592 गया है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज, रॉ मटेरियल डेबिट और कैश या पेबल फिर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस डाटा से ओपनिंग क्लोजिंग अगर मिल गया हमें तो हम रॉ मटेरियल परचेज तक जा सकते हैं। ठीक है, प्लीज क्लियर हो गया? ये बैलेंसिंग फिगर बतानी है आप लोगों ने काइंडली। मेरा ख्याल है कि 5280 शायद आएगा। ओपनिंग भी है ना काइंडली, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। एंट्री कर लें जी। रॉ मटेरियल डेबिट, मटेरियल परचेज डेबिट 5280, और कैश या पेबल क्रेडिट हो जाएगा 5280। इकट्ठे होंगे यहाँ तक, फिर आगे चला। काइंडली प्लीज बता दीजिएगा अगर यहाँ तक हो गया। देन सर पॉइंट नंबर 3 सी में आए, इसमें एक दो नई चीज़ें वो जरा सुन लें। वेजेस वो कहता है 28 फरवरी को पे हो जाती हैं, और फिर इनकम टैक्स विदहेल्ड किया जाता है वेजेस में से, मीन्स काटा जाता। 5 लाख उसने अमाउंट बताई है, डिपॉजिट गवर्नमेंट ट्रेजरी है। कंसल्टेशन सर काइंडली ज़रा सुनिएगा, ये मैं एक एंट्री हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो हमने सबसे पहले लेबर वाली की थी। तो ये जो लेबर वाली एंट्री है, ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में फैक्ट्री पेरोल की ट्रांसफ़र की एंट्री है। आप लोग इस तरह करें काइंडली प्लीज़, रिवीजन भी हो जाएगी और ज़रा सही तरह मेरे ख्याल है मेरी बात समझने में भी आसानी रहेगी। आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग से पहले हमने जब एंट्रीज पहली दफ़ा डिस्कस की थी तो उस वक्त मैंने कुछ लेजर बना के आपको दिखाए थे। तो काइंडली अगर वो पेज निकाल के रिवाइज कर सकें जिस लेजर पे मैंने लेके जाना है, वो मैं बताता हूँ फिर अभी। काइंडली ज़रा रजिस्टर में निकाल लेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग से पहले हमने जो लेजर्स बनाए थे उनके बेस पे फिर एंट्रीज भी लिखी थी, तो मैं लेजर्स की बात कर रहा हूँ। उसमें ज़रा फैक्ट्री पेरोल का लेजर ढूंढना है आपने। फैक्ट्री पेरोल का लेजर एंड अगर मिल गया तो बता दें। ये फैक्ट्री अकाउंटिंग एंट्रीज में फैक्ट्री पेरोल का लेजर, फैक्ट्री पेरोल का लेजर जी अगर आप देखेंगे गौर से तो उसमें बेटा पहले डेबिट साइड पे एक एंट्री नजर आ रही है, फैक्ट्री पेरोल डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल पेएबल क्रेडिट। देन जो क्रेडिट साइड पे एंट्री है ना, वो फिर है ट्रांसफर एंट्री की, जो टोटल फैक्ट्री पेरोल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैलरी होती है उसको फिर क्लासिफाई किया जाता है। जो डायरेक्ट सैलरी है वो फिर वर्क इन प्रोसेस में चली गई है क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे फिर जो रिमेनिंग इनडायरेक्ट सैलरी थी वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट हो रही है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, ये कंपाउंड एंट्री बनी हुई है क्रेडिट साइड पे। मिल गई है? तो इस वक्त जो हमारा अगर क्वेश्चन हम देखें तो हमें सिर्फ जॉब से रिलेटेड मींस वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड बस लेबर की कॉस्ट का पता है। आइडियली तो शायद हमें पूरी फैक्ट्री में अगर सैलरी पता हो, तो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट सैलरी भी है, डायरेक्ट सैलरी भी है, तो ये कंबाइन करके हम फैक्ट्री पेरोल में डेबिट करेंगे। लेकिन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें बस डायरेक्ट सैलरी ही का पता है। तो ये वो एंट्री है जो आपको क्रेडिट साइड में नजर आ रही है फैक्ट्री पेरोल के लेजर में। लेकिन एक डेबिट साइड वाली भी एंट्री है जिसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है तो उसकी पेमेंट होनी है असल में। तो यहाँ ये जो पेमेंट हुई ना वेजिस की, ये फिर हमें एक्सपेंस डेबिट करना है और कैश क्रेडिट करना है। लेकिन फर्क एक ये है कि 18540 टोटल एक्सपेंस है। 5 लाख थाउजेंड्स में अगर बोला जाए तो 500 वैसे टैक्स डिडक्ट हो गया है। इट मीन्स हमने कैलकुलेट कर लें 18540 में से 500 मीन्स
18,040 की पेमेंट हुई होगी, और बाकी जो 500 गवर्नमेंट का है वो अभी क्योंकि इस महीने नहीं देना हमने, उसको अगले महीने पे करना, तो वक्ती तौर पे वो लायबिलिटी बन जाएगा। तो इस वक्त हम फैक्ट्री के एक्सपेंस की एंट्री करने लगे हैं ताकि उसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर सकें। तो जो डेबिट साइड पे आपको फैक्ट्री पेरोल के लेजर में फिगर नजर आ रही है, ये उसकी डबल एंट्री है। और उसके साथ एक नई चीज़ ये है कि पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट हो रहा है, जिस टैक्स को फिर हमने गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाना है, और क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ में जमा करवाना है, इसलिए फिलहाल कैश तो चला जाएगा एम्प्लॉयज़ को 28 फरवरी पे जो वेजेस पे हो रही हैं, लेकिन पेमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स की पेमेंट नेक्स्ट ईयर होनी है, नेक्स्ट सॉरी मंथ में होनी है, इसलिए टेम्परेरी तौर पे 28 फरवरी वाले दिन वो एक लाइबिलिटी के तौर पे लाइबिलिटी के तौर पे पेएबल की अमाउंट आ जाएगी। मैं अभी एंट्री लिखता हूँ, मेरी बात वैसे समझ आ गई क्या कह रहा हूँ कि कौन सी एंट्री रहती है? तो एंट्री बेटा इस तरह बन जाएगी, एक सेकंड मैं एंट्री भी लिख देता हूँ, फिर अगर कोई फाइनली आपकी कंफ्यूजन आएगी तो डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट्री पेरोल डेबिट अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन 18540, सिर्फ हमें दो जॉब्स का ही डाटा दिया हुआ है, 1418540, एंड फैक्ट्री पेरोल डेबिट के बाद कैश इसमें से क्रेडिट हो जाएगा 18040, 500 जो डिडक्शन है वो फिर टैक्स पेबल के नाम से, टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट के नाम से आपकी फिलहाल एक लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब बात पूरी होगी, काइंडली पहले बता दीजिएगा जरा, फिर नोट करना। एंट्री समझ आ गई? कंपनी ने टोटल पैसे तो 18540 देने हैं, लेकिन उसमें से 500 जो पैसे हैं वो एम्प्लॉयज़ के बहा पे फिर गवर्नमेंट को देने होते हैं, जो टैक्स डिडक्ट हुआ होता है, तो अकॉर्डिंगली फिर उसकी लाइबिलिटी अलग से रिकॉर्ड हो जाएगी। नोट कर लें, आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड, जब नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइएगा। ये फैक्ट्री का पेरोल का एक्सपेंस सिर्फ 5 लाख नहीं है, फैक्ट्री का पेरोल का एक्सपेंस टोटल है 18540। उस 18540 में से हमने एम्प्लॉयज़ को 18,040 जो पे किया है उसकी भी एंट्री होनी है, और जो भी फिलहाल पे नहीं किया उसने भी लाइबिलिटी बनना। ठीक है मुदस्सिर साहब, तो हमारा सिर्फ एक्सपेंस 500 नहीं है। हाँ, अगर आप दो हिस्सों में अलग एंट्री करना चाहें वो डेफिनेटली आपकी चॉइस है। एक एंट्री हो जाएगी 18040 से पेमेंट की, और एक अलग 500 से अलग एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की, उसके अगेंस्ट पे टैक्स पेबल आ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली वो ये दो एंट्रीज को मैंने कंपाउंड एंट्री में कन्वर्ट किया। जी वो ज़रूरी नहीं है, वो अभी आपको मैंने लेजर में दिखाया है। एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग अलग होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की अलग होती है, उसको मिक्स नहीं करें। एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड हुआ है जिसमें से जो रह गया वो पेबल हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री अलग है। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने? आगे चलें सर, पॉइंट डी में है। पॉइंट डी में जो पहला सेंटेंस है, जॉब F1 वाज इन प्रोसेस एट द मंथ एंड, यहाँ तक बस रुक जाए, बताएं इसका क्या करें जो जॉब इन प्रोसेस है? ये कल बात होगी थी, सही बताइएगा। जो जॉब F1 इन प्रोसेस है, अगर एट द एंड ऑफ द मंथ, तो इसकी क्या एंट्री करें फिर? तो कोशिश किया करें यार, आप तो बिल्कुल ही सरेंडर कर देते हैं। हाँ जी, जॉब इन प्रोसेस अभी है तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं है। जो कल हमने लेजर बनाया था उसमें से जो 20,000 गुड्स कंप्लीट हुई थी बस उसकी एंट्री करेंगे। जो इन प्रोसेस है वो तो बस लेजर में एक सीडी के तौर पे आ जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड डाउन बनेगा। हाँ ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर फिर फर्दर खर्चा होके जब गुड्स कंप्लीट होंगी तो फिर कंप्लीशन के वक्त एंट्री होगी। ठीक है, तो फॉर वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इन प्रोसेस है इसलिए इसकी फिर कोई एंट्री नहीं है। समझ आ गया? बाकी आगे चलें।
जो जॉब F2 है, जॉब F2 वो कहता है कंप्लीट होगी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February एंड फिनिश गुड्स वर ट्रांसफर टू द वर सेंट टू द वेयर हाउस। थोड़ा सा फर्क है, जो कल क्वेश्चन था ना उसमें वेयर हाउस में, अगर आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर स्टार्ट में जो इसी पेज के क्वेश्चन के पैराग्राफ भी था क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें भी डैमेज हुई थी गुड्स, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहाँ वेयर हाउस में भेजते हुए गुड्स डैमेज हुई हैं और यहाँ जो है डैमेज वेयर हाउस भेजते नहीं हुई, फिर बाद में डिलीवरी के वक्त हुई हैं। तो मीशो से जब गुड्स बिक रही थी, जब हम भेज रहे थे उस वक्त ये लॉस हुआ है। तो उस इसलिए मेरा ख्याल है कि हम एक एंट्री एज इट इज फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कर सकते हैं। मींस पहले गुड्स वेयर हाउस में पहुंच गई थी, बाद में जब सेंड हुई हैं उस वक्त लॉस हुआ है, तो वो एंट्री भी हम बाद में देख लेंगे। तो फिनिश गुड्स F2 डेबिट और वर्क इन प्रोसेस F2 क्रेडिट। ये बात मेरी समझ आ गई सबको? अब इसकी अमाउंट की तरफ आए, इसमें प्रॉब्लम्स हैं साथ साथ रहेगी जरा। अब फिनिश गुड्स F2 बनाने में टोटल खर्चा कितना हुआ है? ये जॉब्स जो थी ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हुई हैं, ड्यूरिंग द मंथ सॉरी स्टार्ट हुई हैं, देयरफॉर ब्रॉट डाउन नहीं था जिसका कल आ रहा था। सिंपली आप क्या करेंगे, अपनी पिछली एंट्रीज देखें जो आपने की हैं। मटेरियल की आपने कॉस्ट एलोकेट की है 3888, सॉरी F2 में 3888 नहीं था, सॉरी 2592 मटेरियल। फिर लेबर आपने चार्ज की है, लेबर कॉस्ट 2592 के बाद रॉ मटेरियल के बाद लेबर 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 8640, ठीक है, अपनी एंट्रीज में देखना आपने। और उसके बाद अब यहाँ पे 1 मिनट रुके जरा। मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आने चाहिए, वर्क इन प्रोसेस का लेजर जहन में बनाएं। मटेरियल लेबर के साथ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी तक लेकिन अप्लाइड वाली एंट्री हमने इसलिए नहीं की है क्योंकि अप्लाइड रेट एंड में हुआ, एंड में गिवन है। लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में मटेरियल लेबर के साथ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आएंगे? एंट्री तो फिर एंड में कर लेंगे जब करनी होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मटेरियल और लेबर के साथ साथ फिर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स की भी वर्किंग कैसे करेंगे? अप्लाइड रेट दिया हुआ है और फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में, सॉरी वर्क इन प्रोसेस के लेजर में अप्लाइड नहीं आना है। ये बातें पता है आप सबको? ट्वेंटी 1600 जो लेबर आवर्स दिए में उसको 120 से मल्टीप्लाई करना है, तो अप्लाइड की एंट्री इंशाल्लाह कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल 21600, अब 21600 थाउजेंड्स में अगर करूंगा तो 21.6 थाउजेंड में आवर्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड 120। असल बाकी सारी फिगर थाउजेंड में, इसलिए मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये मटेरियल लेबर और अप्लाइड करके फिर मैं वर्किंग करूंगा। ये अगर क्वेश्चन में ना बताया तो ऑब्वियसली हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है जी, सारे साथ हैं। ये 252592 दोबारा आ जाएगा शायद, उसी की बेस पे टोटल अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी। काइंडली फाइनल फिगर बताएं, कंसंट्रेट करने में बार बार कह रहा हूँ। 1813824, 13824, इकट्ठे हो जाए यहाँ तक जरा। तो मटेरियल लेबर वाली एंट्रीज हो गई हैं, अप्लाइड वाली एंट्री भी इंशाल्लाह भी नीचे जाके करते हैं, लेकिन ये जो एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के एंगल से होनी है। तो मटेरियल लेबर के साथ साथ अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेस पे फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर भी बीच में शामिल होगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइनल होगी। बहरहाल कोई मेरी बात में कंफ्यूजन रह गई तो काइंडली बता दो। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? साथ रहिएगा, आगे ना चले, एक दो इश्यूज हैं जरा सही रिजॉल्व करना। चले आगे पढ़ें जी। फिर ये वेयर हाउस में पहुंचा दी हमने गुड्स एंट्री करके ड्यूरिंग द डिलीवरी। फिर जब गुड्स डिलीवर हुई तो कस्टमर को 500 यूनिट्स डैमेज हुए हैं एंड देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू 50% ऑफ कॉस्ट। अब ये वर्किंग्स है कल की तरह की, ध्यान से लेकिन देखिएगा एकदम सही फाइनल करना है। F2 जॉब की बात हो रही है तो 3600 टोटल ध्यान में रखना आपने।
और बेटा 21,600 था यार, वो थाउजेंड्स में आ गया यार, काइंडली प्लीज साथ साथ चला करें, इसका क्या फायदा। थाउजेंड्स में वर्किंग हो रही 21,600 को 21,600 को 21.6 लिख लिया यार, 21.6 कैसे आ गया है, कंसंट्रेट किया करें ना यार, इसका क्या फायदा। प्लीज मिल गया सर। जी सर जी, उसके बाद आगे डिलीवरी टू कस्टमर। आप अगर गुड्स डिलीवर होने कस्टमर को, आराम से पहले सुनिएगा बात पूरी। कस्टमर को गुड्स अगर डिलीवर हो जाए तो ये इनफैक्ट सेल है, गुड्स को सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो जब गुड्स को डिलीवर किया जा रहा था तो उस वक्त हम डैमेज हुई है गुड्स, ये सही है मेरी बात, सेल किया जा रहा है। जब सेल किया जा रहा था तो चीज़ें भेजते हुए फिर प्रॉब्लम आई है, तो मैंने ये बात इसलिए की है, एक तो सबसे पहले आपके जहन में सेल की एंट्री आनी चाहिए। वंस अगेन सेल की प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि जहन में रखना है ज़रूर। आगे चलें, कॉस्ट ऑफ सेल की अब एंट्री होनी है, ये बड़े आराम से ध्यान से सुननी है सारी। असल में फिनिश गुड सी 3600 और उनकी कॉस्ट थी 13824, जॉब F2, अब ये क्रेडिट होनी है, ठीक है, चीज़ें हम भेज रहे थे 13824। हुआ क्या है, इसमें से 500 यूनिट्स पे आ रहे हैं, 500 यूनिट्स डैमेज हुए। अब इन 500 यूनिट्स की कॉस्ट कैसे आ सकती है, 500 सॉरी, टोटल कॉस्ट है 13,824 डिवाइड बाय हो गया 36,000 टोटल, 3600 टोटल यूनिट्स, और 500 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ तक जरा काइंडली आंसर कैलकुलेट करें आप लोग। 13,824 डिवाइड बाय 3600 इंटू 500, ये 1920 कॉस्ट आएगी। तो ये मैंने उन डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर ली हैं जिनको डिलीवर करते हुए डैमेज गुड्स का डैमेज आ गया, ठीक है। अब इनकी एनआरवी हमें दी हुई है 50% ऑफ कॉस्ट, तो ये 1920 जो है ये कॉस्ट है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, मल्टीप्लाई बाय 50 करके मैं इन डैमेज गुड्स की मल्टीप्लाइड बाय 50% करके मैं इन डैमेज गुड्स की अब रिकवरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, विच मीन्स 1920 मल्टीप्लाई 50%, ये फिगर मेरा ख्याल है 960 शायद हो जाएगी। तो समझ आ रहा है प्लीज। तो 960 के अगेंस्ट 960 के अगेंस्ट फिर हमारा डेबिट हो जाएगा डैमेज फिनिश गुड्स की फिगर, डैमेज फिनिश गुड्स की फिगर 960 जो रिमेनिंग रह गया है, 920 में से जो रिमेनिंग 50% रह गया है, इसका मतलब वो अब लॉस है, और लॉस फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। और सारी बात की कंक्लूजन ये है कि जो रिमेनिंग गुड्स हैं वो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएंगी। रिमेनिंग गुड्स हैं कितनी, 13,824 है डिवाइडेड बाय 3600 यूनिट से, 500 यूनिट्स अगर डैमेज हुए हैं 3600 में से, तो रिमेनिंग जो गुड्स हैं वो 3100, उनकी फिर आपको कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी 11904। तो उसके अगेंस्ट मैंने कॉस्ट ऑफ सेल इसलिए लिखा है क्योंकि गुड्स डिलीवर हो रही थी। तो हुआ क्या है, गुड्स डिलीवर होते हुए गुड्स डैमेज हुई, जो गुड्स डैमेज हो गई हैं उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को डैमेज गुड्स के सामने लिख लिया है, जो हाफ लॉस रह गया है वो लेदर रिकॉर्ड हो गया, ये फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। और जो रिमेनिंग गुड्स थी जो फिर इसका मतलब है सही डिलीवर हो गई होंगी, उनकी 11,904 की कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। बात पूरी तरह समझ आ गई है, पहले पहले बता दीजिएगा फिर नोट कीजिएगा। कंप्लीट कर लें, कोई कंफ्यूजन अगर आएगी तो डिस्कस कर लेते हैं। मीटिंग फ्रॉम साइट जब आप लोग लिख लेंगे तो जरा बताइएगा। ये बेटा 500 यूनिट्स डैमेज हुए हैं, तो टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाला, 13,824 डिवाइड बाई 3600, 500 से मल्टीप्लाई करके 1920 टोटल कॉस्ट आ गई थी। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कॉस्ट का 50% है, तो 1920 का 50% जब मैंने किया
तो 960 जो है ये डैमेज यूनिट्स की एनआरवी आ गई है। और अगर टोटल कॉस्ट 1920 थी तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर 960 जो बनती है, ये रिमेनिंग जो 960 बनता है ये फिर हमारा लॉस है। ठीक है, समझ आ गया। और जो 3100 रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो फिर क्योंकि गुड्स डिलीवर हो रही थी और डिलीवरी के दौरान में ये प्रॉब्लम आया, तो अकॉर्डिंगली बाकी फिगर्स पे बाकी जो अमाउंट है 11,904 ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगी। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया? और कोई कंफ्यूजन? अगर फाइनली नोट भी कर लिया तो वो भी बता दीजिएगा जरा। कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज? चलिए लास्ट पैराग्राफ आ गया, आ जाओ उस पर। पढ़िएगा जरा लास्ट पैराग्राफ। जी सर, ये लास्ट पैराग्राफ कंसंट्रेशन जरा चाहिए है। इसमें एक इशू है जिसको रिजॉल्व करें। टोटल लेबर आवर्स यूटिलाइज ड्यूरिंग द मंथ उसने बताया 1 लाख, और आगे उसका एक अप्लाइड रेट बताया हुआ है। थोड़ा सा इशू क्वेश्चन में समझने वाला वो ये है कि जरा कैलकुलेटर काइंडली पकड़ें। हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है दो जॉब्स की, उसके मुताबिक अगर सम किया जाए तो टोटल आवर्स बनते हैं 27,500 और 21,500, 49,100 आई थिंक। चेक कीजिएगा। हमारी जो दो दो जॉब्स का डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका सम बनता है 49,100 आवर्स। कर लिए सॉल्व? अब नीचे वो कहता है कि टोटल आवर्स जो यूटिलाइज हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ, ऊपर भी मंथली डाटा है नीचे भी, तो वो नीचे कह रहा है 1 लाख है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि कुछ और भी जॉब्स हैं जो इस पीरियड में चलती रही है लेकिन उसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, अलहदा से उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से 1 लाख और 120 की बेस पे ना एक अप्लाइड की एंट्री होनी है। तो मेरी बात जरा पूरी काइंडली सुन लीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यकीनन वर्क इन प्रोसेस FO1 में हमें आवर्स अवेलेबल हैं, तो 27,500 मल्टीप्लाइड बाय 120 करके उसकी अप्लाइड इफेक्टिव रेट्स की फिगर आ जाएगी। सिमिलरली वर्क इन प्रोसेस FO2 में और 21,600 आवर्स हैं। अब मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, डेफिनेटली आंसर फिर हम 1000 में कर लेंगे। तो इन आवर्स की बेस पे अप्लाइड इन दोनों का तो आ जाएगा, लेकिन जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स में अप्लाइड होना है वो 1 लाख आवर्स की बेस पे इसलिए होना है क्योंकि नीचे अलहदा से दे रहा है। मतलब मेरी इस बात का ये हुआ कि 12,000 मीन्स मिलियंस में पर मिलियन रुपीस के जो ओवरहेड्स हैं वो टोटल अप्लाई होने हैं। उस टोटल अप्लाइड में से जो बैलेंसिंग फिगर है वो फिर उन जॉब्स की होगी जिनकी हमें अलहदा से इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। मीन्स उसे कैलकुलेटर पकड़े जरा, इंडिविजुअल फिगर्स पहले लिखवा दें। 27,500 इंटू 120 करें, चेक करते रहिएगा फिगर जरा। 3300 बनेगा ये थाउजेंड्स में, और 2592 बनेगा थाउजेंड्स में। या मैं डेबिट कर रहा हूँ फिगर्स, ये फिगर्स ठीक है मेरी? ये दोनों तो समझ आ गई है ना? अप्लाइड की एंट्री कर रहा हूँ यार, वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्टिव रेट्स क्रेडिट। लेकिन टोटल में से डिफरेंस लें जरा। 12,000 में से डिफरेंस लें इन दोनों अमाउंट्स का, दोनों अमाउंट्स प्लस करके 12,000 में डिफरेंस लें। आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर भी आएगी 6108। मिल गई? 6108 की फिगर आएगी। अब ये जो बटा 6108 है ये क्या है? ये फिर वो रिमेनिंग जॉब्स की फिगर होगी जिनकी हमें आवर्स की अलग इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो 1 लाख आवर्स नीचे क्वेश्चन में बताया हुआ है, दोनों जॉब्स का टाइम 49,100 बनता है। अगर हम इधर भी इनमें से भी डिफरेंस लेंगे तो ये 50,000 और प्लस 950,900 बन जाएंगे, तो और 50,900 को भी अगर आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 6108 आना चाहिए। ये काइंडली कर लें हर एंगल से जरा। 50,900 इंटू 120 बनता है
प्लीज फाइनली समझ आ गया? तो सारी डबल एंट्री फिर क्या बनी? वर्क इन प्रोसेस FO1 FO2 रिस्पेक्टिवली डेबिट, फिर वर्क इन प्रोसेस जो अदर्स होंगे जिनकी हमें अलहदा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे भी आ सकता है और सॉल्व भी कर सकते हैं हम, और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। अब ये पूरी बात का मतलब ये है कि एग्जामिनर ने हमें ऊपर सिर्फ जो जॉब्स की इंफॉर्मेशन दी है, नीचे जो उसने हमें आर्स बताए 1 लाख वो अलहदा हो गए, उसकी बेस पे टोटल अप्लाइड आएगा। और वंस अगेन आपको जो एक्चुअल से कंपैरिजन करना है वो भी फिर टोटल अप्लाइड की बेस पे ही होना चाहिए, वरना फिर सही अंडर ओवर अप्लाइड नहीं आएगा। मेरी बात अब पूरी समझ आ गई है? फाइनली बता दीजिएगा फाइनली। अब कोई इशू वाली बात तो नहीं है प्लीज? चलें कंप्लीट करेंगे प्लीज। जी नोटेड है प्लीज। आइए कंप्लीट करवा दें, लास्ट फाइंड अप करवा दें। एक्चुअल फैक्ट्री एवरेज, अब उसने आपको 40% फिक्स बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है, फैक्ट्री एवरेज की बात हो रही है, हमें फैक्ट्री एवरेज रिकॉर्ड करने हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, विच मींस ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। ब्रेकअप की जरूरत तभी पड़नी थी अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होती। आ जाती है बातें याद? फैक्ट्री एवरेज डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। तो 11,000 से एंट्री है, हमें 40-60 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही अज्यूम करना है। वाइंड अप करें काइंडली। आपके सामने फिगर्स आ गई हुई हैं, लास्ट एडजस्टमेंट कर दें। अंडर ओवर अप्लाइड सोच लें। कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। कंप्लीट करके बता दें अंडर ओवर अप्लाइड की फिगर कितनी है। ये अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करते हुए आप अप्लाइड देखेंगे और एक्चुअल देखेंगे। वर्क इन प्रोसेस को तो जान मोहम्मद साहब ने अपने देखना ही नहीं है। अप्लाइड और एक्चुअल देखेंगे आप, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में फिगर आनी है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में डेबिट साइड पे एक्चुअल आएगा, क्रेडिट साइड पे अप्लाइड आएगा, और 1000 ओवर अप्लाइड आ जाएगा। ओवर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है शायद, देयरफॉर डबल एंट्री बन जाएगी यहाँ से। कोशिश किया करें प्लीज। फैक्ट्री एवरेज डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट बाय ₹1000। ठीक है, ठीक है जान मोहम्मद साहब। जी अंडर ओवर अब्जॉर्ब में ये मेरा ख्याल है अगर हमेशा लेजर बना लिया जाए तो बेहतर है, वरना समटाइम्स एंट्री लिखते हुए उलट हो जाती है। तो रादर देन कि आप उसे सोचें, जितनी देर में सोचना है मेरा ख्याल उतनी देर में विदाउट एनी चाहे रेफरेंस लिख लिया करें, लेकिन फिगर्स लिख कर डिसीजन ले लें। इस तरह करें काइंडली, सारी एंट्री जरा रिवाइज करें क्वेश्चन की। अगर कोई फिगर ऐसी है जो सही क्लियर नहीं हुई है तो वो बता दें जरा।
ये बेटा डैमेज गुड्स वाली जो एंट्री है वो जरा दोबारा अपने सामने रख ले, मैं बता देता हूँ। 3600 जो यूनिट्स थे FO2 के, उनको बनाने में टोटल कॉस्ट आई थी 13824। तो 13824 डिवाइड बाय 3600 करके पहले पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 500 अगर करेंगे तो 500 डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी। वो फिगर आपकी आई है 1920। 1920 में से वो कहता है कि 50% जो कॉस्ट है, जो NRV है, वो 50% ऑफ द कॉस्ट है, विच मीन्स 1920 का 50% अगर करेंगे तो 960 असल में NRV है। तो विच मीन्स हाफ जो है वो लॉस है और हाफ बस NRV रह गई है। तो कॉस्ट का हाफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो रह गई है वो फिनिश गुड्स की अमाउंट आ गई, और जो रिमेनिंग हाफ है वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस चला जाएगा। टोटल कॉस्ट ही 1920, उसमें से हाफ रिकवर होनी है। तो हाफ रिकवर होने का मतलब बाकी हाफ जो है फिर लॉस बन जाएगा। और जो रिमेनिंग गुड्स है, ये लॉस असल में हुआ है ड्यूरिंग द डिलीवरी टू द कस्टमर्स। तो रिमेनिंग जो गुड्स रह जाएंगे 3100 की, 3100 यूनिट्स, उसकी भी फिर आप मल्टीप्लाइड बाय 3100 करके टोटल रिमेनिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ आ गया बात? तो असल में टोटल 13,824 शायद कॉस्ट है 3600 यूनिट्स की। तो उसका फिर एक ब्रेकअप हो रहा है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स करके मल्टीप्लाई 500 कर डैमेज गुड्स की कॉस्ट आएगी, और मल्टीप्लाई बाय 3100 करके रिमेनिंग जो गुड यूनिट्स होंगे उनकी कॉस्ट आ जाएगी। तो जो गुड यूनिट्स हैं वो तो डिलीवरी अगर हो रही है तो इसका मतलब सेल हो गई है, लेकिन जो बाकी डैमेज गुड्स हैं उनकी अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है, विच मीन्स कि वो अभी गुड्स हमारे पास ही हैं और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि हाफ कॉस्ट पे बिकेंगी। अगर हाफ कॉस्ट पे बिकेंगी तो इसका मतलब हाफ जो है फिर वो लॉस हो गया, जो रिमेनिंग हाफ रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी, कोई और कंफ्यूजन तो नहीं? चलें बेटा, इस तरह करें, मंडे को इंशाल्लाह एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज मेरे ख्याल इतना काफ़ी है, लेकिन कल का दिन वेस्ट ना कीजिएगा। वेरिएंस एनालिसिस के और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के मैं 2-3 क्वेश्चंस बताता हूँ। कल कैंडी ज़रूर 2 घंटे निकाल के तो दोबारा रिवाइज कर लें। जिन हजरात का टेस्ट रह गया हुआ है, टेस्ट ज़रूर फाइनल कर लें इंशाल्लाह। मैं जैसे ज़रूरत पड़ेगी कोई टाइम निकाल के, जैसे ही टाइम निकलेगा इंशाल्लाह, तो टाइम निकाल के उसमें भी मेरा ख्याल है शायद जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें शायद कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो नोट कर लें ज़रा कैंडी क्वेश्चन। एक तो मुंगेजर, मैं नाम लिख रहा हूँ, बाकी आप फिर पेजेस ढूंढ लीजिएगा। वेरिएंस एनालिसिस में मुंगेजर एक था, एंड में चैप्टर के एंड में है। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढ लीजिएगा, मिक्स यील्ड वेरिएंस में। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार आपने कर लिए हुए हैं, तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पहले शायद उस तरह से दोबारा रिवाइज नहीं हुए हुए, तो उनको भी जरा देखना ताकि बात जरा सही तरह कंक्लूड हो जाए। इसी तरह के MZL के नाम से क्वेश्चन है एंड में। ठीक है, बाकी अगर इसके अलावा आपको करना चाहें तो डेफिनेटली आप अटैम्प्ट कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम ये 3 क्वेश्चन जरूर रिवाइज करने। MZL फिर मार्जिनल कॉस्टिंग से, और फाइनली मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के चैप्टर में जाके XY लिमिटेड का क्वेश्चन नंबर 3 था एक, मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के कॉस्टिंग का। तो ये बल्कि ये कोशिश कीजिएगा ये जो XY लिमिटेड है इसे ज़रा एक दफ़ा दोबारा अगर रीअटेम्प्ट कर लिया जाए, ताकि मेरा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये एंट्रीज तो हम अब्दुल हमासा मेरे ख्याल है काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो इसको इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। मेरे ख्याल एंट्रीज का इतना इशू तो नहीं मेरे ख्याल होना चाहिए। तो अगर एंट्रीज में इशू है इंशाल्लाह वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। जी बिला साहब, मैं बात कर लेता हूँ। जी इनाम साहब, ये तो आप डेफिनेटली कॉलेज के नंबर पे बात करें। आप लोगों को एड्रेस सेंड करने के लिए, एड्रेस सेंड आपको एक
अपना एड्रेस भेजने के लिए कोई मेरा ख्याल फॉर्म सेंड हुआ हुआ है बुक के लिए, तो काइंडली उस पर फिर अपना एड्रेस वगैरह भेज दें, मेरा ख्याल वो आपको अकोमोडेट कर लेंगे। नहीं सर, कोई न्यू टॉपिक तो नहीं, पहले भी है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मंडे को फिजिकल क्लास जो हजरात फिजिकली हैं इंशाल्लाह फिजिकली मुलाकात होगी। ठीक है। बाकी अगर आपका पोर्टल वगैरह का इशू है तो वो तो कॉलेज के नंबर पे कर लीजिए, ज़रा कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो मैं ख्याल वही बेहतर बता सकते हैं वो क्या मसला है। इंशाल्लाह रिजॉल्व करवा देंगे। अल्लाह हाफिज़। बहरहाल इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कल का दिन आप वेस्ट ना कीजिएगा। नेक्स्ट वीक मेरा ख्याल है कि शायद फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशंस के लिए शायद कोई 1 घंटा अदरवाइज भी अरेंज करना पड़े, तो वो बहरहाल में इंशाल्लाह फिर मंडे को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।